हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। अब अगली इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है आपके पास? LDA। कौन सी इंस्ट्रक्शन है आपके पास? LDA। LDA का काम क्या था? LDA मीन्स इट इज़ लोड एक्यूमुलेटर। लोड एक्यूमुलेटर यानी कि जो भी आपके पास एड्रेस मिला है, ओके, मतलब जो एड्रेस सिस्टम में जो भी एड्रेस स्टोर्ड है, तो हम उस एड्रेस से जो डेटा है मेमोरी से, उस मेमोरी से डेटा को लेकर आएंगे और उस डेटा को हम स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, राइट। तो यानी कि अगर आपको जैसे कि जो हमारा CPU का आर्किटेक्चर था, तो इफ़ यू रिमेंबर योर आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले आर्किटेक्चर के पास वापस जाता हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर हो सके। आपके साथ एक एक चीज़ें मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर होती चली जाए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है अब हमारा काम ये है कि जो मेमोरी हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हमने जो भी अब एड्रेस रजिस्टर के पास एड्रेस पड़ा है, एड्रेस रजिस्टर के पास क्या पड़ा है हमारे पास? क्या पड़ा है एड्रेस रजिस्टर के अंदर? इफेक्टिव एड्रेस। अब उस एड्रेस से हम अपनी मेमोरी के पास जाएंगे और मेमोरी से हमें डेटा को उठाना है और उस डेटा को लेकर आना है एक्यूमुलेटर के अंदर। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो एक्यूमुलेटर है वो इस सिस्टम बस से डायरेक्ट इनपुट नहीं लेता है। एक्यूमुलेटर इज़ ओनली टेकिंग डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम द ALU। कैन यू नोटिस इट? तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अगेन यू कैन चेक कि जो आपका एक्यूमुलेटर है यहाँ पर, दिस एक्यूमुलेटर इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सिस्टम बस। आपका जो एक्यूमुलेटर है वो सिस्टम बस से कनेक्टेड नहीं है। तो यानी कि अब हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें जो भी डेटा है उस डेटा को हम मेमोरी से लेकर आएंगे डेटा रजिस्टर के पास और डेटा रजिस्टर से हम उस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे एक्यूमुलेटर के पास। ठीक है, क्या करेंगे? डेटा को मेमोरी से डेटा रजिस्टर के पास, क्योंकि मेमोरी से डेटा रजिस्टर पे डेटा आ सकता है और फिर डेटा रजिस्टर से जाएगा डेटा ALU के पास और ALU से डेटा जाएगा एक्यूमुलेटर के पास। ओके, क्लियर हुआ इतना सभी के साथ? आई होप इट इज़ क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो यानी कि इस केस में अब हमें क्या करना है? इस केस में जो हमारे पास T4 आपके पास जो एक इंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर ये जैसे ये वैल्यूज़ लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू के साथ हमने लिखा हुआ है D0, इस वैल्यू के साथ हमने लिखा है D1 और नेक्स्ट वैल्यू के साथ हमने क्या लिखेंगे? D4। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन है पूरी, राइट। इस पूरी इंस्ट्रक्शन में से हमने 3 बिट्स को रीड किया, 3 बिट्स को रीड किया तो हमने उसको दिया एक डिकोडर के पास और इस डिकोडर के पास आपके पास 8 आउटपुट्स हैं, राइट। और ये आउटपुट कौन कौन से हैं? दिस इज़ द आउटपुट D0, दिस इज़ D1, दिस इज़ D2, D3, D4, D5, D6 और D7। तो अगर आपका एंड ऑपरेशन था, एंड ऑपरेशन का मतलब क्या था कि आपका D0 एक्टिवेटेड है। अगर आपके पास एडिशन ऑपरेशन था ऐड, तो उसका मतलब है D1 एक्टिवेटेड है। और अगर आपके पास LDA इंस्ट्रक्शन यानी कि लोड एक्यूमुलेटर आपकी इंस्ट्रक्शन है, तो जब आपकी लोड एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में आपका ये जो D2 है, D2 आपका एक्टिवेटेड रहेगा। क्या एक्टिवेटेड रहेगा यहाँ पर? D2। ठीक है, तो D2 आपका एक्टिवेट रहेगा। तो उस केस में हम टाइमिंग सिग्नल 4 के पास जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि बिकॉज आपका D2 एक्टिवेटेड है यानी कि इसका मतलब है कि एक LDA यानी कि लोड इंस्ट्रक्शन है। कौन सी इंस्ट्रक्शन आपके पास? ये लोड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अब लोड इंस्ट्रक्शन है आपके पास ये, राइट। तो हम उस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, जो भी मेमोरी का एड्रेस आपको गिवन है उस मेमोरी एड्रेस से डेटा को ट्रांसफ़र करना है डेटा रजिस्टर के पास और फिर हम लोग उस डेटा रजिस्टर से वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे एक्यूमुलेटर के पास। तो यानी कि इस केस में हम यहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इफेक्टिव एड्रेस को उठाया, मेमोरी के पास गए, वहाँ से हमने डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया डेटा रजिस्टर के पास और फिर उसके बाद हम टाइमिंग सिग्नल T5 के अंदर डेटा रजिस्टर से वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे एक्यूमुलेटर के पास। बिकॉज एक्यूमुलेटर जो है वो सिस्टम बस से कनेक्टेड नहीं है, एक्यूमुलेटर विल ओनली बी कनेक्टेड विद योर ALU, राइट। तो यानी कि हम डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डेटा नहीं डाल सकते, एक्यूमुलेटर हमेशा ALU के पास से ही आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसके बाद हमने अपने सीक्वेंस काउंटर को रिसेट करना है 0 के साथ। यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, अगेन दिस इंस्ट्रक्शन विल ऑल्सो टेक 6 क्लॉक साइकिल। ये वाली इंस्ट्रक्शन भी 6 क्लॉक साइकिल लेगी एग्जीक्यूट करने के लिए।
ठीक है। अगली जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास दैट इज STA। STA मीन्स स्टोर एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो चेक कौन सा इंस्ट्रक्शन है आपके पास, STA। STA मीन्स स्टोर द डेटा ऑन एक्यूमुलेटर। STA मीन्स स्टोर द डेटा ऑन एक्यूमुलेटर। तो यानी कि अब हमें जो भी मेमोरी पे जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है। देखो दो डिफरेंस है यहाँ पर, एक है आपके पास लोड इंस्ट्रक्शन, एक है स्टोर इंस्ट्रक्शन। लोड इंस्ट्रक्शन का काम क्या है कि मेमोरी पे जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करो, और स्टोर का काम क्या है कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको मेमोरी के पास स्टोर करो। अब सिंपली यू कैन सी जो एक्यूमुलेटर है वो अपने आउटपुट को सिस्टम बस के अंदर डाल सकता है। मतलब अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, इफ़ यू गो बैक हियर, तो आपको पता चलेगा, इफ़ यू गो बैक हियर, ये जो एक्यूमुलेटर है, दिस एक्यूमुलेटर, इस एक्यूमुलेटर से हम डेटा को सिस्टम बस में डाल सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम बस से डेटा को डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के अंदर नहीं डाल सकते। क्लियर हुआ इतना? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटर से डेटा को आप सिस्टम बस में फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन जो डेटा सिस्टम बस में है उसको आप एक्यूमुलेटर में नहीं डाल सकते, बिकॉज एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी इनपुट आएगा दैट विल ओनली कम फ्रॉम ALU और कैन से एडर लॉजिक यूनिट। वो इनपुट सिर्फ ALU से ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है कि सिंपल हमें टाइमिंग सिग्नल T4 के पास हमें जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको हम मेमोरी यूनिट के अंदर डाल देंगे और आपका ये जो वर्क है ये परफॉर्म हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला आपके पास कि ये जो स्टोर इंस्ट्रक्शन है, दिस स्टोर इंस्ट्रक्शन में ओनली टेक 5 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। आपकी जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है इट विल टेक 6 क्लॉक साइकिल्स। आपकी जो ऐड इंस्ट्रक्शन है इट विल टेक 6 क्लॉक साइकिल्स। आपके पास जो लोड इंस्ट्रक्शन है, लोड ऑन एक्यूमुलेटर, दैट विल ऑल्सो टेक 6 क्लॉक साइकिल। बट ये जो स्टोर ऑन एक्यूमुलेटर है, स्टोर ऑन एक्यूमुलेटर, दैट विल टेक 5 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। कितनी क्लॉक साइकिल लगेगी हमारे पास? 5 क्लॉक साइकिल यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगी। हुआ क्लियर? अब देखो, अब मैं बता रहा था आपको सबसे पहले जब हमने एक मैंने वीडियो भी बनाया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, तो अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं दैट कैन टेक मोर क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट एंड सम इंस्ट्रक्शंस कैन टेक लेस क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट, राइट। ऐसा ऑपरेशन, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है हमारे सिस्टम्स के अंदर, ओके। ठीक है, अब ये आपको क्लियर है तो एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो टाइमिंग सिग्नल 0 से लेकर 3 तक जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए, अब आप इसको याद कर लीजिए बिकॉज अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग इट एनी मोर। आई होप आपने इसको नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा, सो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द टाइमिंग सिग्नल T4 नाउ, ठीक है। तो 0 से लेकर 3 तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ BUN। कौन सी आपके पास? BUN। BUN का मतलब क्या है? ब्रांच अनकंडीशनल। क्या मतलब है इसका? ब्रांच अनकंडीशनल, यानी कि बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए आप ब्रांच ऑपरेशन को परफॉर्म करो, ठीक है। और BSA का मतलब क्या है कि बेसिस ऑन सम कंडीशन का जो आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग हम ब्रांच जो है, ब्रांच एंड सेव एड्रेस। BSA मीन्स ब्रांच एंड सेव एड्रेस। तो एक है आपके पास ब्रांच अनकंडीशनल, दूसरा है आपके पास ब्रांच एंड सेव एड्रेस। तो फ़र्क क्या है इसका? देखो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। देखो एज्यूम करो कि आपके पास कोई फंक्शन है, राइट। आपने C लैंग्वेज के अंदर किसी फंक्शन को लिखा, इस फंक्शन से आपने एक और फंक्शन G को कॉल कर दिया, करेक्ट। तो फंक्शन G की वजह से क्या हुआ कि हम डायरेक्टली इस फंक्शन से दूसरे फंक्शन के पास पहुंच गए और हमने फंक्शन G को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने किसी कंडीशन को चेक नहीं किया है, राइट। सो उसी तरीके से समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप एक लोकेशन से जंप करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच अनकंडीशनल। क्या बोलेंगे? ब्रांच अनकंडीशनल। तो अब जो ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन है तो उसमें क्या होगा आपके पास कि जो आपके पास प्रोग्राम काउंटर है, हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करेंगे। हमेशा क्या हो रहा था कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास डिकोड साइकिल थी, राइट, जो आपके पास फेच साइकिल थी, तो फेच साइकिल पे हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए हमने किसी कंडीशन को चेक नहीं किया।
लेकिन जब हम ब्रांच अनकंडीशनल की बात करेंगे तो ब्रांच अनकंडीशनल का मतलब है कि हमें किसी प्रोग्राम की किसी रैंडम लोकेशन पर जंप करना है, तो उस केस में हमें इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड वी विल मॉडिफाई दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एड्रेस रजिस्टर। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है, जो जहाँ पर हमें अब जाना है, जहाँ पर हमें ब्रांच करना है, उसका एड्रेस कहाँ पर अवेलेबल होगा, एड्रेस रजिस्टर के पास, और एड्रेस रजिस्टर से हम उस वैल्यू को लेंगे और सीधा प्रोग्राम काउंटर को उस वैल्यू से अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली आपका प्रोग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, यू कैन से दैट यू हैव अ प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल LDA वैल्यू, सो LDA फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 3000, यानी कि मेमोरी लोकेशन 3000 से लोड करो एक्यूमुलेटर के पास, देन यू कैन परफॉर्म एन एडिशन इंस्ट्रक्शन, राइट, आप एडिशन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। समवेयर यू हैव रिटर्न ब्रांच अनकंडीशनल, तो ब्रांच अनकंडीशनल के अंदर हम ऑलरेडी जिस लोकेशन पे हमें जंप करना है, जैसे आई कैन से आई वांट टू जंप टू द मेमोरी लोकेशन 135, मेमोरी लोकेशन 135 पे जंप करना है, तो ब्रांच अनकंडीशनल में हम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एड्रेस को प्रोवाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर जंप करना है, हम उस लोकेशन का एड्रेस ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो एड्रेस होगा, दिस एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द एड्रेस रजिस्टर। तो सिंपली हमें जब हम ब्रांच अनकंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें उस केस में टाइमिंग सिग्नल T4 के अंदर ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एक्यूमुलेटर से लोड करना, मतलब एड्रेस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको प्रोग्राम काउंटर पे लोड करना पड़ेगा एंड दैट्स इट, योर वर्क इज़ डन। तो यानी कि जो आपकी ब्रांच अनकंडीशनल स्टेटमेंट है दैट विल ऑल्सो टेक 5 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट, ये 5 क्लॉक साइकिल लेगी एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी ब्रांच अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे दिखेगी, सो कैसी होगी ब्रांच अनकंडीशनल, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, BUN 135, ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, इट कैन बी डायरेक्ट ब्रांच अनकंडीशनल और इट कैन बी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो T3 पर इवैल्यूएट होगा, डायरेक्ट का मतलब है कि जो इफेक्टिव एड्रेस है वो T2 पर इवैल्यूएट होगा, और जो भी इफेक्टिव एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर होगा, इफेक्टिव एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन योर एड्रेस रजिस्टर। तो अगर ये आपका डायरेक्ट ब्रांच अनकंडीशनल है, यानी कि 135 आपका इफेक्टिव एड्रेस है और उस इफेक्टिव एड्रेस को हम एड्रेस रजिस्टर के पास स्टोर करेंगे, और जब आपके पास जो यहाँ पर T4 क्लॉक साइकिल आएगी तो हम इस 135 वैल्यू को एड्रेस रजिस्टर से कॉपी कर देंगे प्रोग्राम काउंटर के पास। तो ये जो 135 वैल्यू है वो कहाँ पर चली जाएगी आपके पास, प्रोग्राम काउंटर के अंदर, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपकी इंस्ट्रक्शन आती है दैट इज़ ब्रांच एंड सेव रिटर्न। ब्रांच एंड सेव रिटर्न, देखो ब्रांच एंड सेव रिटर्न का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रांच एंड सेव रिटर्न। आपने C लैंग्वेज में एक फंक्शन लिखा, यू हैव रिटर्न अ फंक्शन f, और इस फंक्शन f के अंदर आपने फंक्शन g को कॉल किया, और फिर वहाँ पर फंक्शन g आपके पास यहाँ पर कुछ है, और फिर ये आपके पास फंक्शन f यहाँ पर कुछ फिनिश्ड है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे, जैसे ये एक फंक्शन आपके पास है, दिस इज़ योर फंक्शन, सो फ्रॉम दिस फंक्शन आप फंक्शन f को इवैल्यूएट किया, फिर वहाँ से आप फंक्शन g के पास गए, और जब फंक्शन g का वर्क फिनिश हो गया तो दोबारा से आप फंक्शन f के पास वापस आ रहे हैं। यानी कि यहाँ से हमने ब्रांच किया, लेकिन ब्रांच करने के बाद आपने जिस लोकेशन से ब्रांच किया था उसके बाद आपको रिटर्न एड्रेस पे ही पहुँचना है। तो अगर आपके पास ये ब्रांच एंड सेव रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो आप फंक्शन कॉलिंग को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कॉलिंग को आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो इन द सेम वे अगर आपके पास ब्रांच एंड सेव रिटर्न है, अगर आप रिकर्सिव प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तब भी ब्रांच एंड सेव रिटर्न की ज़रूरत है, या फिर अगर आप फंक्शन कॉलिंग भी करना चाहते हैं तब भी आपको ब्रांच एंड सेव रिटर्न की ज़रूरत है। ब्रांच एंड सेव रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपके पास नहीं होगी तो आप फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, हमारा जो एक कंप्यूटर है वो फंक्शन कॉलिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ इतना? जो मैंने BUN ब्रांच एंड कंडीशनल में किया था ना, तो ब्रांच एंड कंडीशनल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था कि मतलब हम फंक्शन f से g के पास जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बेसिकली हम ब्रांच एंड सेव रिटर्न को ही यूज़ करेंगे, हम फंक्शन कॉलिंग में ब्रांच अनकंडीशनल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो बस मैंने आपको एक समझाने के लिए एक एनालॉजी दी थी कि भाई ब्रांच का मतलब क्या है, कि ब्रांच की ज़रूरत कब पड़ सकती है। लेकिन मैंने वहाँ पर जो आपको एक एग्जांपल दिया था, जो आपको एग्जांपल मैंने बोला था कि फंक्शन f से g के पास कॉल करें, ऑब्वियसली वहाँ पर भी आने की ज़रूरत होगी, राइट। तो यानी कि फंक्शन कॉलिंग के लिए हम BSA का ही यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मैं एक एनालॉजी देना चाहता था कि हम ब्रांच अनकंडीशनल को भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बट आई थिंक आई हैव नॉट गिवन यू प्रॉपर एनालॉजी इन दैट केस। तो ब्रांच एंड सेव रिटर्न में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने परफॉर्म करी है,
ठीक है, तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा, लेट अस सपोज आई कैन से वी हैव एन इंस्ट्रक्शन BSA 135, वी हैव BSA 135, ठीक है। तो BSA 135, ठीक है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी, मे बी दिस इज द इंस्ट्रक्शन लोकेशन X, ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है X+1। अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है? X+1। उसके अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है? X+2। और इससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी थी? X-1। तो यानी कि पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी? X। जब हमने ब्रांच एंड सेव रिटर्न को फेच किया तो फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर X+1। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करेगा? X+1, ठीक है। अब अगर हमें ब्रांच एंड सेव रिटर्न को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, हमारे पास मेमोरी है, ये जो X+1 वैल्यू है हम इस X+1 वैल्यू को सबसे पहले मेमोरी के पास सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो वैल्यू है 135, हम इस 135 वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर के पास दे देंगे, तो प्रोग्राम काउंटर विल स्टोर दिस वैल्यू 135, यानी कि अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है वो 135 लोकेशन पर होगी, ठीक है, क्लियर। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हमने मेमोरी के अंदर स्टोर किया और फिर हमने एड्रेस को AR+=AR+1 कर दिया, राइट। तो ये जो एड्रेस रजिस्टर तो 135 स्टोर करेगा ना, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन, तो इट माइट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस समय पर करंटली प्रोग्राम काउंटर ने X को लोड किया था, तो जब हमने BSA इंस्ट्रक्शन को फेच किया तो फेच करने के बाद प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू X+1 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और हमारे पास ये मेमोरी है। तो एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करेगा? एड्रेस रजिस्टर इस वैल्यू 135 को स्टोर करेगा, ठीक है। क्या स्टोर करेगा? 135। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड वाला पार्ट है, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस वाला पार्ट है वो एड्रेस के अंदर हमने 135 स्टोर किया है, तो बेसिकली वो एड्रेस रजिस्टर के पास चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम काउंटर से के पास जाएंगे और जो प्रोग्राम काउंटर वाली वैल्यू है उसको हम मेमोरी लोकेशन 135 के अंदर स्टोर करेंगे। तो मेमोरी लोकेशन 135 के अंदर हम यहाँ पर X+1 को स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद हम एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 136, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 136। और फिर उसके बाद एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर के पास दोबारा से कॉपी कर देंगे, तो अब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास 136, ठीक है, 136 हमारे पास ये वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब क्या था कि जिस एड्रेस पे हमें वापस आना है उस एड्रेस को हमने मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया, और अब जहाँ पर हमें जंप करना था तो उसकी वैल्यू को हमने प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर कर दिया। आई थिंक ऐसा कुछ किया है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। सो अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है ये मुझे एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, बट अगेन दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। तो ब्रांच एंड सेव रिटर्न को मुझे एक बार फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज, लिटिल कन्फ्यूज हियर कि कैसे काम कर रहा है, बट अगेन लेट मी ट्राई टू डू दिस। ब्रांच एंड सेव रिटर्न, मतलब ब्रांच किया तो हमें रिटर्न कहाँ पर आना है? X+1 को 135 मेमोरी पर लोकेशन पे स्टोर कर दिया, और हमने अब ब्रांच कर दिया 135 पे, यानी कि हमने 136 पे ब्रांच किया, ओके फाइन। तो यानी कि हम जहाँ पर जाना चाहते हैं उससे एक लोकेशन पहले हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या किया हमने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मेमोरी लोकेशन 136 पर जाना था तो हमने 135 लोकेशन पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया, 135 लोकेशन में X+1 को स्टोर किया ताकि हम वहाँ पर जा सके, ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? आई थिंक इज इट क्लियर? ब्रांच एंड सेव रिटर्न क्लियर है? सो अगेन व्हाट आई विल डू इज ऑल्सो चेक इट अगेन, ताकि मैं और प्रॉपर्ली इसको ईजियर तरीके से समझा सकूं। मैं इसको फिर से चेकआउट कर लूँगा, बट आई थिंक इट शुड बी क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ब्रांच एंड सेव रिटर्न का मतलब क्या है कि जब हम BSA को एग्जीक्यूट करेंगे तो BSA का मतलब है कि अगर हमने 135 एड्रेस दिया है BSA के अंदर, यानी कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 135 पर स्टोर किया और जो हमारा सब रूटीन है 136 पर स्टोर है, राइट। इट इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब देखो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, तो हमने BSA 135 किया,
BSA 135 का मतलब है कि जो करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उसको 135 लोकेशन पर स्टोर करो, और जो आपका फंक्शन अब एग्जीक्यूट करना है वो 136 लोकेशन से एग्जीक्यूटेड है। और फिर हम दोबारा से यहाँ से वापस जा सकते हैं 135 के पास अगला एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बेसिकली ये करा क्या है, मैं एक बार समझाता हूँ। जब आपकी BSA इंस्ट्रक्शन है ब्रांच एंड सेव रिटर्न, इसका मतलब है कि हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है, राइट। मतलब आप ऐसा कुछ हो सकता है कि ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, दिस कंप्लीट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर मेमोरी लोकेशन, राइट। ये आपके पास मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। समझने की कोशिश करना है इसको, जिसको समझ में नहीं आए थोड़ा सा फोकस कीजिएगा प्यार से। तो ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, राइट। और इस मेमोरी लोकेशन पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, ये सभी क्या है, मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये सभी आपके मेमोरी एड्रेसेस हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन जी स्टार्ट है, तो फंक्शन जी जो है वो यहाँ से लेकर कुछ यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर हमने फंक्शन एफ़ को कॉल किया। और लेट अस अज्यूम फंक्शन एफ़ का जो एड्रेस है वो 136 है। क्या एड्रेस है, 136। और जो फंक्शन जी है वो यहाँ पर फिनिश हो गया, और यहाँ से आपका जो फंक्शन एफ़ है वो यहाँ से स्टार्ट है। ये लोकेशन 136 है और ये वाली लोकेशन 135 है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि फंक्शन जी में अगर ये वाली लोकेशन मान लो 64 थी और उसकी जो नेक्स्ट लोकेशन है ये 65 है, तो अब हमने फंक्शन एफ़ को कॉल किया, तो हमने दूसरी जब फंक्शन एफ़ को फिनिश करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने लोकेशन 65 को एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि 135 पर गए, यहाँ पर हमने 65 को स्टोर किया, उसके बाद हमने फंक्शन एफ़ को इवैल्यूएट किया, और फंक्शन एफ़ को इवैल्यूएट करने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया ब्रांच अनकंडीशनल टू 65, यानी कि फंक्शन एफ़ को इवैल्यूएट करके हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने फंक्शन जी को यहाँ से कंटिन्यू करना था, कि फंक्शन जी को हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ़ ज़ीरो, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ ज़ीरो। सो बेसिकली ये जो BSA इंस्ट्रक्शन है ये आपको कब चाहिए, आपको जब आपको फंक्शन कॉलिंग करनी है। तो जैसे ही आपको फंक्शन कॉलिंग करनी है या रिकर्सिव फंक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, मतलब मोस्ट नॉट रिकर्सिव फंक्शन बिकॉज दैट विल मेक इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आई कैन से जस्ट जब आपको फंक्शन कॉलिंग करनी है तो उस केस में हम लोग BSA इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, और जब आपको लूपिंग करनी है तो उस समय पर हम ISZ इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। तो लूपिंग में क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप फॉर लूप लिखते हैं तो फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पर कंडीशन को चेक करते हैं, राइट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से जब आपके पास लूपिंग करनी है आपको, यानी कि कुछ एग्जीक्यूट करना है, ऊपर से हम दोबारा से वहीं पर जाना है फिर एग्जीक्यूट करना है, इस तरह से अगर आपको लूपिंग करनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, देन आई हैव टू यूज़ ISZ इंस्ट्रक्शन। तो उस केस में ISZ यानी कि इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ ज़ीरो, ये इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम जो मेमोरी एड्रेस जहाँ पर है, मतलब जहाँ जो मेमोरी पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमने डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर किया, फिर हमने डेटा रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, और फिर हमने आगे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक वेरिएबल i है, और वेरिएबल i की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 का मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है। तो हमें क्या करना है कि एक फॉर लूप के अंदर हम कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि फॉर लूप के अंदर हम यहाँ कंडीशन के अंदर वेरिएबल i को चेक कर रहे हैं, और फिर हमने यहाँ पर i++ ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस i की वैल्यू को हम डेटा रजिस्टर के पास स्टोर करेंगे, और फिर इसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद हम डेटा रजिस्टर से उस वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। तो यानी कि इस वैल्यू 2 को मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे, और चेक करेंगे कि अगर डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर इस i की वैल्यू 0 है तो उस केस में हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो यानी कि हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग दोनों सेम ऑपरेशन, हम सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो बेसिकली जो आपकी ये जो स्किप इंक्रीमेंट एंड स्किप 0 है, तो ये कब काम आएगी, दिस विल बी यूज्ड व्हेन एवर यू वांट टू परफॉर्म लूपिंग। जब भी आपको लूपिंग को परफॉर्म करना है तब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर आपको लूपिंग को परफॉर्म नहीं करना देन वी विल नॉट डू दिस। तो ये आपका लूपिंग के केस में यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? इतना क्लियर है सभी के साथ? ठीक है सर, जस्ट डू वन थिंग, आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है कि इसको लूपिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट डू वन थिंग, मेक द डायग्राम।
आप अपनी नोटबुक के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझो, अपनी नोटबुक में पहले इस डायग्राम को बनाओ, फिर देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पर। जैसे ये इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है कि हम जो एड्रेस रजिस्टर में जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू मेमोरी से उस वैल्यू को लेंगे, उसको डेटा में स्टोर करेंगे, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर डेटा रजिस्टर की वैल्यू को दोबारा से उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करेंगे। तो ये क्लॉक साइकिल्स पे जो वर्क परफॉर्म करेंगे आपको यहाँ से समझना है, ठीक है, समझ आया। तो यानी कि अब आप चेक करेंगे तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पहली इंस्ट्रक्शन जो है, लेट मी राइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स क्लियरली, सभी के साथ क्लियर लिखता हूँ। जो पहली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इट वाज टेकिंग 6 क्लॉक साइकिल्स। द सेकंड इंस्ट्रक्शन वाज आल्सो टेकिंग 6 क्लॉक साइकिल्स। थर्ड इंस्ट्रक्शंस वाज आल्सो टेकिंग 6 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट। द फोर्थ इंस्ट्रक्शन हियर, राइट, तो दैट वाज टेकिंग 5 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। जो ब्रांच अनकंडीशनल है दैट वाज आल्सो टेकिंग 5 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। जो BSA इंस्ट्रक्शन है दैट वाज टेकिंग 6 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। और जो ISZ इंस्ट्रक्शन है दैट वाज टेकिंग 7 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंस्ट्रक्शन कम क्लॉक साइकिल ले रही है और कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स यहाँ पर ले रही है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, इफ़ यू चेक इट हियर, तो ISZ जो है, ISZ के अंदर हम लोगों ने टाइमिंग सिग्नल T6 तक हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है और BSA के अंदर टाइमिंग सिग्नल T5 तक एग्जीक्यूट किया है। यानी कि BSA इज़ टेकिंग 6 क्लॉक साइकिल्स एंड ISZ इज़ टेकिंग 7 क्लॉक साइकिल। ISZ जो है वो 7 क्लॉक साइकिल्स ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, इतना सभी के साथ क्लियर होगा। और जो सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, दिस एवरीथिंग इज़ ऑल्सो रिटन हियर, यहाँ पर ये डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेड है। आई विल एक्सप्लेन दिस माई नेक्स्ट क्लास। ये सेम चीज़ को रिपीट करूँगा अगली क्लास में, बट इन दिस डायग्रामेटिक फॉर्मेट, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद फिर हम इनपुट और इंटरप्ट्स के बारे में भी समझेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, और कैसे लूपिंग करनी है, लूपिंग का जो ऑपरेशन है, फंक्शन है, वो कैसे परफॉर्म होगा। दीज आर थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। चलो, आई एम फिनिशिंग माई सेशन हियर। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू रिवर्स द वीडियो, डोंट आस्क मी द डाउट। मुझसे डाउट मत पूछो, ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो, राइट, बट डोंट आस्क सिली डाउट्स। अच्छे डाउट हो तो पूछने में मज़ा भी आएगा। सिली डाउट जो है वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखोगे तो आपके सिली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके।